हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको बीए प्रोग्राम का अगर आप बात करें तो आपको इसका सेकेंड यूनिट दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। और कई सारे यूनिवर्सिटी जैसे कि JMI और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BSU, AMU एंड बहुत सारे जो है यूनिवर्सिटी एक ही तरह के, सबके एक ही जैसे के आते हैं। ये यूनिट आते हैं, सबके एक ही सिलेबस होते हैं, ज़्यादातर मिलता जुलता सिलेबस होता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपका भी है, आप में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर ये आपके लिए भी है। ठीक है, अगर आप इन सभी किसी भी यूनिवर्सिटी से आते हो या फिर आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ही क्यों ना आते हो, JNU से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और बहुत सारे इस पर जानकारी आपको दी जाती है, तो आप जाकर एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर ले। वीडियो का प्लेलिस्ट चेक कर दिए, वहाँ पे आपको बहुत कुछ इस चैनल के बारे में पता चलेगा। वीडियो के प्लेलिस्ट में बहुत कुछ है दिया हुआ, तो वहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान आपको पता होगा, किसी भी संविधान उसको कहते हैं नियमों और कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। जब इनको एक लिखित रूप दिया जाता है तब वो उसे संविधान कहा जाता है। ऐसे नहीं कि आप मौखिक रूप से कुछ भी कह दें और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए करें, नहीं, आपको एक लिखित रूप देना होगा, क्योंकि संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए एक लिखित दस्तावेज यानी और एक नियम कानून की ज़रूरत पड़ती है, उसे संविधान कहते हैं, जिसके अनुसार विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है, उनमें सबकी शक्तियां प्रदान की जाती है, उनके संबंधी नियमित किया जाता है, नागरिक और राज्य के बीच जो संबंध है उन्हें बिठाया जाता है। इसमें एक तरीके से कैसे बैठे वो दोनों में एक तरीके से समानताएं कैसे रहेंगे, इनके बारे में बनाया जाता है। नियम कानून बताए जाते हैं, जिस नियम कानून के जरिए जनता जो है, भारतीय जनता, वो एक जगह सही से रहे और उसका जो है कोई भी कानून का पालन कर सके। इन सब चीज़ों के लिए कानून भी बनाया जाता है, और कानून को बनाने के लिए जो कानून को बनाकर मतलब जहाँ पे लिखा जाता है उसको ही संविधान कहते हैं। तो वर्तमान प्रजातांत्रिक राज्यों से संविधान का बहुत महत्व है अभी। और एक संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, जिसके अनुसार देश का शासन चला जाता है, यानी संविधान के बिना देश का शासन नहीं चल सकता। संविधान द्वारा ही हमें सरकार की रचना की जानकारी मिलती है। संविधान द्वारा ये जानकारी मिलती है कि देश में संसदीय है, अध्यक्षात्मक है, एकात्मक, संघात्मक, प्रजातांत्रिक या फिर तानाशाही, या फिर किस तरह की सरकार हमारे देश में रहेगी, या फिर किस प्रकार की शासन प्रणाली हमारे यहाँ चुनी जाएगी। तो संविधान देश में कानून के शासन व्यवस्था करता है और सरकार को 3 अंगों की शक्तियों में बांटा है हमारा भारतीय संविधान, और उनको वो नियंत्रित भी किया है। संविधान के देश नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, संविधान जो है देश के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जो भी मौलिक अधिकार के, जो भी नागरिक है, उनके मौलिक अधिकार की देखभाल भी करते हैं। और देश की न्यायपालिका जो है होता है, इनका सर्वोच्च होता है, सबसे ऊपर देश के न्यायपालिका होते हैं। संविधान सरकार के लिए जो है वो दिशा निर्देश करता है कि आपको, सरकार को वो बताते हैं कि आपको किस तरह से इसे चलाना है। इसके बारे में भी देश दिशा निर्देश करते हैं। देश में निरंकुश सत्ता पर प्रतिबंध लगाता है, मतलब अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपको संविधान के जरिए ही कुछ भी करना होगा। यदि आप अपने मनमाने करते हैं तो आपके कानून को न्यायपालिका, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर सकता है, क्योंकि इसका रक्षक न्याय का जो है, कानून का रक्षक इसको न्यायालय को बनाया गया है। तो न्यायालय हर उस कानून को रद्द कर सकते हैं जो उन्हें लगता है कि इससे संविधान को ठेस पहुंच रही है। तो इससे वो होता है, देश में सीमित शासन की स्थापना करता है। संविधान द्वारा ही राज्य की सत्ता और व्यक्तित्व के स्वतंत्रता के बारे में तालमेल बैठता है, और इसके बारे में हमें सुचारू रूप से पता चलता है। तो नेक्स्ट टॉपिक, इसका जो विशेषताएं हैं भारतीय संविधान द्वारा निर्मित संविधान, ये हम पढ़ेंगे आगे।
इनकी जो विशेषता है वो भारतीय संविधान द्वारा निर्मित संविधान वर्तमान में जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन ये दृष्टि से अद्भुत है। इसका निर्माण भारतीय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा किया गया था। आपको पता ही होगा 300 लोग बैठे थे जो भी थे, और बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, और फिर इनका जो है वो प्रतिनिधि चुन के आए हुए थे। किसी भी संगठन से, किसी भी क्षेत्र से वह चुन के आए हुए थे कि यहाँ इस क्षेत्र से ये प्रतिनिधि होंगे, और वो संविधान सभा की वहाँ पे उसके प्रतिनिधि करेंगे। तो प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ पे वो उन्हें चुना गया था। फिर रियासत के जनता और सभी प्रांत से एक एक आए हुए थे, सभी भाषाएं बोलने वाले लोग आए हुए थे, और फिर यहाँ पे संविधान का जो है निर्माण होने के लिए 300 लोग बिठाए गए थे। सभी क्षेत्र से, वो छोटे छोटे क्षेत्र से भी आए थे। तो इस प्रकार से मतलब अपनी मनमानी करते हुए संविधान का निर्माण नहीं किया गया है। संविधान निर्माण करते समय भी कई क्षेत्रों से लोगों को लाया गया ताकि उस क्षेत्र के बारे में सुचारू रूप से हमें पता चल सके। उस देश के उस क्षेत्र के बारे में हमें अच्छे से जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम उस पर रूल नहीं कर सकते। तो इसलिए दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक, और फिर वहीं पे बैठक होने के बाद इसके बारे में चर्चा हुआ था, और फिर संविधान निर्माण शुरू हुआ था। इससे पहले भारतीय संविधान नहीं थे। इससे पहले ब्रिटिश जो भी नियम लागू होता था वो ब्रिटिशियर्स करते थे, और ब्रिटिशियर्स ही यहाँ पे नियम लागू करता था। जो भी कानून पारित करना होता था वो ब्रिटिश संसद के अकॉर्डिंग होता था। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी नियम पारित हुए थे वो सभी नियम भारतीय संसद से पारित हुए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जनता के प्रभुसत्ता के बारे में, तो वर्तमान संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक यह सत्ता ब्रिटिश संसद को प्राप्त थी। भारतीय जनता की प्रभुसत्ता से इसका अर्थ है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, और बाहरी शक्ति जो भी है अब इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। नेक्स्ट है टॉपिक है विदेशी संविधान से सुझाव लिया गया। विदेशी संविधान से भी सुझाव लिए गए थे। भारतीय संविधान को लागू करते समय, भारतीय संविधान को लिखते समय जो भी देश का, जो भी किसी भी दुनिया के सभी देशों से देखा गया, सभी के संविधान के देखा गया, और जो भी देश का संविधान सुचारू रूप से चल रहा है, उसके सही नियम जो थे और सुचारू रूप से चल रहे थे वो सफल हो गए, वो कानून, तो उस चीज़ को हमारे संविधान में भी लिखा गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें तो उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको, ग्रेट ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था लिया गया था, अमेरिका से मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था ली गई, जर्मनी से आपातकालीन व्यवस्था लिया गया, कनाडा से विधायी शक्ति की वितरण भारतीय संविधान में अपनाया गया, और इसके अलावा भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनेक अनुच्छेदों को भी संविधान में अपनाया गया है। भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता यह है कि इनमें विदेशी संस्थाओं की देश की परिस्थिति के अनुकूल बनाया गया है, अपनाया गया है। आपका नेक्स्ट पॉइंट देखें तो गणराज्य है इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसका अर्थ होता है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी होगा, और भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, आपको पता ही होगा। और इनका जो है 5 वर्ष में चयन होता है, इसे चुनते हैं, निश्चित किया जाता है, इसका 5 वर्ष का कार्य अवधि होते हैं, और राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद यह त्यागपत्र दे दे या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो ऐसा होने के 6 महीने के अंदर चुनाव होना जरूरी। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 में यह प्रस्तावना में जोड़ा गया कि इसका अर्थ यह है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को अपने धर्म में विश्वास करने और उन्हें प्रचार करने का अधिकार होगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने का अधिकार नहीं है जिससे धार्मिक भेदभाव पैदा हो सके। यद्यपि संविधान की धर्मनिरपेक्षता में आस्था पहले से ही थी, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने से संविधान का उद्देश्य भी स्पष्ट हो गया और इस व्यवस्था का लाभ भी हो गया। समाज में जो प्रचलित भेदभाव है उनको दूर करने की कोशिश की गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें तो मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान की एक मुख्य विशेषता यही है कि इसमें मौलिक अधिकार का विस्तार से व्याख्या किया गया है, और संविधान में मौलिक अधिकारों पर एक अध्याय होता है। संविधान के 3रे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों से हमारा तात्पर्य उन अधिकारों से है जो संविधान द्वारा नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए जाने जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हर नागरिक को दिया गया है। प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है
जो आप लिखा हुआ देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड संविधान उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडाइज। ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 28 तक होगा या फिर 31 तक है, ये दिया हुआ है 32 तक। आर्टिकल 14 से लेकर हुए हैं, तो आपको उसके बारे में जो का नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक कर्तव्य। 1976 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 1978 है, जैसे आप सही कर लेना, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक दिया हुआ है। तो 1976 के साथ जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य हर एक नागरिक का दिया गया था। और मतलब कि ये जो जनगण मन होता है, राष्ट्रीय गाने, इनके गाने पर सबको खड़ा होना अनिवार्य किया गया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। तो इस प्रकार से जो है आप गूगल भी करके देख सकते हैं। तो 10 नागरिक के जो कर्तव्य दिए गए हैं, तो आपको इन्हें भी ध्यान में अपना रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक ये तत्व क्या है। भारतीय संविधान में पहली बार निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है। भारतीय संविधान अधिनियम, जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में जो निर्देश पत्र, इंस्ट्रक्मेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, उसकी कुछ सीमा तक नीति निर्देशक तत्वों के समान दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान का निर्माण होने लगा, तो संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि सभी अधिकारों का जो है प्रदान करना आर्थिक साधनों की कमी कारण संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने राजनीतिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में संविधान के 3रे अध्याय में शामिल किया। इसी के साथ अन्य अधिकार, विशेष रूप से आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में 4थे अध्याय में शामिल किया है। चूँकि देश के वित्तीय साधन सीमित है, इसलिए इन्हें न्यायसंगत नहीं बनाया गया, परंतु ये सिद्धांत नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए केंद्र और राज्य की सरकारें इन्हें अपने साधनों के रूप में अपनाएंगी। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा बोलने में परेशानी हो रही है, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि आप सबको पता है रोज़ा चल रहा है, तो मैं भी फास्ट से हूँ, ठीक है, मैंने भी रोज़ा रखा है, तो इसकी वजह से थोड़ा बोलने में परेशानी हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक समीक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान संशोधन जो है भारतीय संघीय संविधान द्वारा सबसे पहली बार उच्चतम न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। मैंने आपको पहले बता दिया था, उसकी रक्षा करना है, और इसका अधिकार उच्चतम न्यायालय और संघीय राज्य जो कार्यपालिका के कार्य विधान पालिका कानून की समीक्षा कर सकता है। संविधान के जो भी विरुद्ध होने पर अवैध घोषित कर सकता है, और इसलिए संघ और राज्य की कार्यपालिका और विधान पालिका संविधान के अनुसार ही कार्य करेगी, अपनी मनमानी नहीं करेगी, इसके अंतर्गत दिया गया है। पूर्ण वयस्क का अधिकार दिया गया है। संविधान किसी भी देश में किसी भी नागरिक को एक साथ पूर्ण वयस्क का अधिकार नहीं दिया गया था। आपको बता दूं कि जर्मनी का अगर संविधान की बात करें, तो जर्मनी के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो कौन सा क्रांति था, कोई जो आपने 9th में पढ़ा होगा हिस्ट्री में, ठीक है, तो उसमें दिया हुआ था, आपको पता होगा कि उस समय जो है ज़्यादा आंदोलन करने के बाद सिर्फ पुरुष को, और वही हाल अमेरिका में वो हुआ था, सिर्फ पुरुष को ही मताधिकार का पावर दिया गया था। लेकिन कुछ दिन बाद आंदोलन करने के बाद सिर्फ महिलाओं को, ये कुछ पुरुषों को दिया गया, जो कि 25 वर्ष के बाद के जो भी पुरुष होंगे उसको दिया जाएगा वोट का अधिकार। फिर उसके बाद आंदोलन हुआ, उसके बाद वोट का अधिकार महिलाओं को भी दिया गया, लेकिन 25 वर्ष के अधिक। तो फिर उसके बाद फिर से आंदोलन हुआ, तो इसमें महिलाएं जो भी हैं, कोई भी व्यक्ति हो जो 21 साल के बाद के होंगे, 21 साल उसका घटाकर किया गया, और सबको 21 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति होंगे सभी को वोट का ये पावर दिया गया, अधिकार दिया गया।
और इसके बाद बात करें तो हिंदी को राजभाषा के रूप में भारतीय मान्यता दिया गया। भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। और इसके अलावा देश के 17 क्षेत्रीय भाषाओं को भी मान्यता प्राप्त है। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी ही राज्यभाषा थी और बहुत सारे जगह पे अंग्रेजी भी चलती है। अंग्रेजी कामकाज का भी भाषा है, राजभाषा भले ही हिंदी हो, लेकिन ज़्यादातर आपको पता ही होगा कोई भी काम होता है तो वहाँ पे इंग्लिश ज़रूर होता है। तो यहाँ से जो भी काम या कुछ भी बनकर जाएंगे तो वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में जाएंगे, लेकिन जिस राज्य का जो क्षेत्रीय भाषा है वो वहाँ पे उनको ट्रांसलेट करके कन्वर्ट करके उसे वहाँ पे दिया जाएगा। बात करें दूसरा संविधान के कठोर व लचीलेपन का, तो भारतीय संविधान एक अद्वितीय विशेषता यह है कि जहाँ संसद को संविधान में पहली बार संशोधन करने का अधिकार मिला है, वहीं संविधान संशोधन जो है इसकी प्रक्रिया में लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। ब्रिटिश काल में संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो संसद को ही था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही आसान है इसमें कुछ भी परिवर्तन करना, भारतीय संविधान में परिवर्तन करना। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ें भी हो सकती है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत लगता है और रोज़ा रख कर इतना बोलना इम्पॉसिबल है, तो समझ सकते हैं आप। और अभी का टाइम आपको पता होगा कितना 3:16 हो रहा है इवनिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, जो भी फ्रेंड्स आपके हैं और जो भी DU से है सॉल्व जो भी है, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो भी जानना चाहता है आपके, अगर किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हो या फिर लखनऊ से हो या कहीं भी इंडिया के किसी भी से हो, अगर आपके यूनिट में दिया हुआ आपके सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, तो आपके लिए भी यही वीडियो और आप ज़रूर देखें। सभी स्टूडेंट्स के पास जो भी फ्रेंड्स हैं आपके ग्रुप में उसे शेयर कर दे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आपके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। के लिए जय हिंद, जय भारत।